हम फुटबॉल फैंस ट्रांसफर मार्केट में डेली बेसिस पे देखते हैं कि तरह-तरह के क्लब्स तरह-तरह फुटबॉल प्लेयर्स को खरीदना चाहते हैं, बट इन सब प्लेयर्स के साथ एक ट्रांसफर वैल्यू अटैच होती है। चाहे वो फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, जिसकी 85 मिलियन वैल्यू दी जा रही है, चाहे वो अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी हो, जिसकी अराउंड 60 मिलियन वैल्यू थी, चाहे वो ऑरेलियन चुआमेनी हो, जिसकी 100 मिलियन वैल्यू थी, चाहे वो डार्विन न्यूनेस हो, जिसकी भी 100 मिलियन वैल्यू थी। तो ये वैल्यूज पे अराइव कैसे करते हो आप? सिर्फ टैलेंट या एज या उसके पोटेंशियल पे तो नहीं करते, बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो ये फैक्टर्स होते क्या हैं, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। टैलेंट, एज और पोटेंशियल तो देखो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। एक प्लेयर का अगर टैलेंटेड है, उसकी एज यंग है और उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो बहुत ऑब्वियस बात है उसकी ट्रांसफर मार्केट ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अ प्लेयर जो बुड्ढा है या जिसका पोटेंशियल वो ऑलरेडी रीच कर चुका है और जिसका टैलेंट कंपैरेटिवली कम है। बट इसके अलावा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऑलमोस्ट 10 फैक्टर हैं जो एक क्लब कंसिडर करता है बिफोर मेकिंग द फाइनल डिसीजन कि मैं भाई इस प्लेयर को खरीदना चाहता हूँ। तो पहली बात होती है भाई कॉन्ट्रैक्ट, प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा है और कितनी वैल्यू का है। तो अगर मैं फ्रैंकी डियोंग का एग्जांपल दूं, जो इस समय सबसे पॉपुलर ट्रांसफर रूमर चल रहा है, तो फ्रैंकी डियोंग का भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो बार्सिलोना में, वो 4 साल का बचा है, 2026 में एक्सपायर होगा, और जो उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है दैट इज 10 मिलियन यूरोस पर ईयर। तो 4 साल का बचा है, 10 मिलियन यूरोस को अगर आप ऐड कर दो तो 40 मिलियन उसका वो वैल्यू हो गई। ये नहीं खाली ये वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू कलेक्टिवली कंसिडर होगी। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई भी क्लब, सबसे पहले यूनाइटेड ही जो उसको लेना चाहता है बार्सिलोना से, उसको ये 40 मिलियन जो बार्सिलोना का कॉस्ट आ रहा है उसको रखने का, वो सबसे पहले उनको उतना तो देना ही पड़ेगा एज अ बेयर मिनिमम। और हमारे को ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि उसमें कुछ बोनस है अगर प्लेयर की वेजेस इंक्रीज हो रही है, जो फ्रैंकी डियोंग का केस है, क्योंकि उसके अगले सीजन से वेजेस 19 मिलियन यूरो पर ईयर हो जाएगी। तो ये फिगर सीधे आपके 40 मिलियन से 76 मिलियन पे आ जाती है। ऑब्वियसली 76 मिलियन आप आउट एंड आउट कंसिडर नहीं करोगे, बट ये एक कॉस्ट है जो बाइंग क्लब को, सेलिंग क्लब को कहीं ना कहीं देना पड़ता है, उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। इसके बाद आता है आपका रिलीज क्लॉज। ये वैल्यू बेसिकली आपका जो पेरेंट क्लब है वो सेट करता है। ये इसमें कंसिडर करता है कि उनका कितना कॉस्ट आया, जिससे वो अगले फ्यूचर में अगर आपको कभी बेचे उस पर प्रॉफिट कमा पाए, और आपका पोटेंशियल क्या है। अगर आपने वो पोटेंशियल फुलफिल कर दिया तो आपको उस वैल्यू पे बेच सकती है। परफेक्ट एग्जांपल इसका भाई नेमार है। नेमार का 222 मिलियन यूरोस उस समय रिलीज क्लॉज था। बार्सिलोना ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेट किया था कि अनरियलिस्टिक है। आपने एक तरीके से बस ये कहा कि ये प्लेयर हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए हमने उसका 222 मिलियन का रिलीज क्लॉज सेट कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएसजी दे देगी, बट इफ क्लब इज विलिंग टू पे जो आपका रिलीज क्लॉज की वैल्यू है, जो आपकी कैप है उस पर रिलीज क्लॉज पे, देन वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। एंड देन इफ द प्लेयर अग्रीज टू द मूव, वो ही एक फाइनल डील होती है, क्योंकि क्लब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिलीज क्लॉज अगर एक्टिवेट हो गया तो ट्रांसफर हो जाता है। इसमें फिर आपको वेजेस की वैल्यू, कमर्शियल राइट्स की वैल्यू, फलाना की वैल्यू कंसिडर नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दिस इज द सिंगल फिगर जिसको आप यूज करते हो ट्रांसफर वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। फिर आता है आपका भाई कमर्शियल फैक्टर्स। कमर्शियल फैक्टर्स बेसिकली मार्केटेबिलिटी क्या है प्लेयर की, सोशल मीडिया रीच क्या है किसी प्लेयर की। तो पॉल पोग्बा को अगर यूनाइटेड बेचती, अगर वो फ्री एजेंट नहीं जाता, बेचती, तो आप लोग कहेंगे कि भाई 50-60 मिलियन आप पॉल पोग्बा की किस बेसिस पे दोगे, क्योंकि भाई पॉल पोग्बा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी इंजरी प्रॉब्लम्स भी रहे हैं, तो ही शुड डिमांड मार्केट वैल्यू जो उसकी असली वैल्यू से कम है, क्योंकि वो उतना फुलफिल नहीं कर रहा जो उसका टैलेंट है, पोटेंशियल है, जो उसकी असली कैपेबिलिटी है। बट कमर्शियल वैल्यू आती है जो बहुत क्लब्स वे करते हैं आजकल। कमर्शियल वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि पोग्बा जैसे प्लेयर की ऑफ द पिच बहुत वैल्यू है, उसकी एडिडास के साथ स्पॉन्सरशिप डील है, उसके इंस्टाग्राम पे 55 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये सारे फॉलोअर्स हैं और इसमें से बहुत ऐसे फॉलोअर्स होते हैं तो पोग्बा के बहुत बड़े फैन होते हैं, और वो नए क्लब में जाएगा तो उसके साथ वो उस क्लब के फैन भी बन जाएंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये प्लास्टिक फैन है या कुछ है, बहुत फैंस ऐसे होते हैं जो प्लेयर्स को काफी सपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ वो दूसरा क्लब भी सपोर्ट करने लगता है। सो मोर फैंस ट्रांसलेट्स इनटू मोर मनी फॉर द न्यू क्लब, और ये मोर मनी इज बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी, जिसके आप अपॉर्चुनिटी को आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसा सिर्फ प्लेयर को नहीं जाता, ये पेरेंट क्लब को भी जाता है जो ऑलरेडी इस कमर्शियल राइट्स को और कमर्शियल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर रहा था। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल रोनाल्डो भी है, कि आप रोनाल्डो को देखो और मेसी को देखो, स्पेशली लास्ट समर पीएसजी और यूनाइटेड के इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स बढ़े थे, मतलब रिकॉर्ड नंबर से बढ़े थे। इतने यूनाइटेड और पीएसजी के कभी भी नहीं बढ़ रहे थे फॉलोअर्स। ये प्लेयर्स के साथ जो फैंस आए थे उनकी वजह से बढ़े थे, उसकी वजह से स्पॉन्सरशिप डील्स में और पैसे मिले। तो इसका आपको ऑब्वियसली एक शेयर आपको दूसरे क्लब को और प्लेयर को देना पड़ता है। ये तो फिक्स फैक्टर्स थे, बट फिर वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स बेसिकली वो जो प्लेयर टू प्लेयर वेरी करते हैं और क्लब टू क्लब वेरी करते हैं। तो भाई प्लेयर का कंपटीशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कि बेसिकली एक प्लेयर को साइन करने के लिए कितने क्लब्स मार्केट में है। इसका बढ़िया सबसे एग्जांपल है भाई ऑरलियन चुआमेनी। देखो चुआमेनी पहले 80 मिलियन में आने वाला था मैड्रिड, इट लुक लाइक कि भाई डील 80 मिलियन में हो जाएगी, बट जैसे ही पीएसजी मार्केट में आई तो क्या हुआ भाई, आप एक ऑक्शन हो गया। जैसे आईपीएल में ऑक्शन होता है कि मल्टीपल क्लब्स एक प्लेयर को साइन करना चाहते हैं, तो बोली लगती है और प्राइस उसका धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये सेम हुआ चुआमेनी के साथ। 80 मिलियन से उसका प्राइस सीधे 100 मिलियन प्लस चला गया, क्योंकि पीएसजी आ गई थी मार्केट में, दे वर विलिंग टू पे दैट अमाउंट, और मैड्रिड को, स्पेशली कंसीडरिंग दी एम्बापे सागा, मैड्रिड को और पैसे देने पड़े, बिकॉज दे डिडंट वांट टू लूज आउट ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसेस, इसलिए प्लेयर का प्राइस ऊपर चला गया। तो कंपटीशन देखो वेरिएबल फैक्टर क्यों है, क्योंकि चुआमेनी के लिए डिमांड थी। सेम वाज द केस विद डार्विन नूनेस, क्योंकि डार्विन नूनेस का पहले आ रहा था कि डार्विन नूनेस भी 80 मिलियन में आ जाएगा अराउंड, बट देन लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच में जब
और सॉर्ट ऑफ बिडिंग वॉर हुआ, तो लिवरपूल ने 80 प्लस 20 अपना 100 मिलियन का ऑफर कर दिया, जिससे वो बेनफिका को कन्विंस कर सके कि भाई तुम हमें बेचो, यूनाइटेड को नहीं। और कंपटीशन के साथ एक बहुत लिंक्ड वेरिएबल फैक्टर ये है कंपैरिजन। कंपैरिजन अब कैसे होगा कि भाई अगर कोई प्लेयर एक सिमिलर प्रोफाइल का, सिमिलर क्वालिटी का अगर बिका है इन रिसेंट टाइम और उसकी वैल्यू एक्स एंड एक्स थी, तो जो दूसरा प्लेयर है और जो दूसरा क्लब है वो उस प्लेयर से रेफरेंस करके वो कह सकता है कि भाई अगर इसको तुमने 70 में बेचा तो हमारा प्लेयर भी 70, 80 या 60 का वैल्यू करता है। उसको आप बेसिकली एक स्टैंडर्ड बना देते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हैरी मैग्वायर। बहुत मैं देना नहीं चाहता इस एग्जांपल को, बट क्यों ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि भाई हैरी मैग्वायर की वैल्यू 85 मिलियन कभी होती नहीं इफ वर्जिल वैन डाइक वाज नॉट साइंड बाय लिवरपूल फ्रॉम साउथहैम्पटन फॉर 75 मिलियन। अब सेम एज के ऑलमोस्ट थे दोनों, वर्जिल वैन डाइक 1-2 साल बड़ा है, ठीक है, सेम लीग में हो आप, यू आर प्लेइंग फॉर अ सिमिलर स्ट्रेचर ऑफ क्लब इन साउथहैम्पटन एंड लेस्टर, और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी काफी बचा था। तो लिवरपूल ने अगर 75 दे दिए तो लेस्टर ने वही एक एज अ स्टैंडर्ड ड्रॉ किया कि भाई तुमने इस डिफेंडर के लिए उन्होंने दे दिए थे। और अनफॉर्चुनेटली उस समय हैरी मैग्वायर ने साइन करने से पहले 1 साल पहले उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके उसके 4 साल बचे हुए थे, तो वो आप फैक्टर इन कर लो। इसलिए यूनाइटेड को 80 पर 85 मिलियन देने पड़े एंड नॉट अ सिमिलर प्राइस, इंक्रीज्ड प्राइस देना पड़ा क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था सेम लीग में। एक और वेरिएबल फैक्टर है जो बहुत लोग कंसिडर नहीं करते, बट वो होता है पेरेंट क्लब। अब पेरेंट क्लब भाई कैसे, अगर आप किसी बड़े क्लब से प्लेयर साइन कर रहे हो इन कंपैरिजन टू अ छोटे क्लब, तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये ऑब्वियस है क्योंकि भाई बड़े क्लब के पास ऑलरेडी पैसे हैं, वो अपने एग्जिस्ट जो प्लेयर है उनका उसको ज्यादा पैसे दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको उस प्लेयर को बड़े क्लब से निकालने के लिए आपको ना ही सिर्फ उसको उनको ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर फी, बट आपको प्लेयर को भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल आपका पैकेज होता है बड़े क्लब से प्लेयर साइन करने का, वो बहुत महंगा होता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ईडन हैजार्ड भी है, क्योंकि ईडन हैजार्ड का भी 1 साल बचा था भाई चेल्सी में कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी मैड्रिड ने उसके 100 प्लस मिलियन दिए थे, जो पूरा पैकेज था डेट अमाउंटेड टू अराउंड 150 मिलियन। अगर वो चेल्सी से नहीं होता, यहीं अगर उसको लील से साइन कर लिया था, तो दिस वुड हैव बीन लेस देन हाफ द फी, बिकॉज आपके पास बार्गेनिंग पावर है नहीं, आप बड़े क्लब हो नहीं, आप ज्यादा वेजेस दे नहीं रहे हो। फिर आपके कुछ छोटे मोटे वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं। एक तो होता है भाई डेस्परेशन। डेस्परेशन कैसे हो गया कि आपको अगर प्लेयर चाहिए, आपके पास से वो एक उस पोजीशन पे प्लेयर छोड़ के गया अभी और आपको बहुत जरूरत है उस प्लेयर को साइन करने के लिए ऑन इमीडिएट बेसिस। इसका एग्जांपल वर्जिल वैन डाइक बहुत अच्छा क्यों है, क्योंकि भाई साउथहैम्पटन को पता था कि लिवरपूल को सेंटर बैक की जरूरत है, उनकी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी उस समय, एंड प्लेयर लाइक वैन डाइक जो साउथहैम्पटन का मेन डिफेंडर था, उनके स्टार डिफेंडर था, उसके लिए वो प्राइस आराम से बम्प अप कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता था लिवरपूल आर इन अ डेस्परेट सिचुएशन। और तो और कुछ लीग्स में वैल्यू इतनी डिफर क्यों करती है। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रीमियर लीग टैक्स होता है, इंग्लिश टैक्स होता है, फलाना टैक्स होता है, तो ये टैक्स भी एक डिटर्मिनेशन होता है वैल्यू का। क्यों? क्योंकि भाई इंग्लिश प्लेयर होता है अगर वो प्रीमियर लीग में है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा कर दी जाती है, ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर्स का इंग्लैंड में एटलीस्ट एक अट्रैक्शन, उनका एक जो परसीव्ड टैलेंट होता है वो ज्यादा देखा जाता है, इसलिए पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं कभी प्लेयर क्लब्स को ओवर एंड अबव द एक्चुअल अमाउंट जो देना चाहिए। आर्सेनल ने, आपको याद होगा, मार्टिन ओडेगार्ड और मैडिसन के बीच में उन्हें एक बार चूज करना था, दे साइंड ओडेगार्ड बिकॉज ही वाज अ चीपर ऑप्शन, एंड अगर आप देखो इट वाज अ वाइजर डिसीजन, और मैडिसन के क्योंकि लेस्टर ज्यादा मांग रही थी। एंड इन टर्म्स ऑफ आप उनकी दोनों की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखो तो कंसिस्टेंट लेवल पे हाँ मैडिसन अभी अच्छा खेल रहा है, बट ओडेगार्ड हैज टर्न्ड आउट टू बी द बेटर साइनिंग। और इंग्लिश प्लेयर्स का ही नहीं, बाकी आप ब्राजील के प्लेयर्स साइन करते हो, आप स्पेन के प्लेयर्स साइन करते हो, एनी टीम जिसके नेशनल लेवल पे जो अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उनके प्लेयर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। आप देखते होगी ब्राजील के प्लेयर्स, अगर ब्राजील का एक टेक्निकल प्लेयर हो और यहीं आप हटवा दो नॉर्वे या आप हंगरी का एक टेक्निकल प्लेयर उठा लो, उनके वैल्यू में काफी फर्क आ जाता है, क्योंकि ब्राजील के प्लेयर्स ट्रेडिशनली टैलेंटेड माने जाते हैं और हंगरी वगैरह के प्लेयर्स क्योंकि उनके पास एक हिस्ट्री नहीं है बहुत अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स की। हाँ पुशकास है, अभी भी उनकी टीम ने कल इंग्लैंड को 4-0 हराया, तो नॉट द बेस्ट एग्जांपल, बट दे डो नॉट हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग टैलेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। और भी देखो वेरिएबल फैक्टर्स तो मैं कितने भी डिस्कस कर सकता हूँ, एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑन अ डेली बेसिस, आप डेली बेसिस तो नहीं कहो, अब ऑन अ रेगुलर बेसिस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब जैसे पॉलो डिबाला का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पॉलो डिबाला यूवेंटस से स्पर्स आने वाला था पिछले साल, बट मूव क्यों नहीं हुआ? उसके जो आईपी राइट्स थे, इमेज राइट्स, उसकी वजह से जो ट्रांसफर पैकेज था उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। अब इमेज राइट्स भाई आप सोचोगे इमेज राइट्स कहां से आ गए, कितने राइट्स घुसाओगे? इमेज राइट्स भाई आपके बेसिकली ये हो गए, प्लेयर की जो खुद की उसकी जो इमेज होती है, जैसे उसने अपनी खुद की ब्रांड बनाई है, अगर पॉलो डिबाला पीडी करके, तो उस ब्रांड से अगर कुछ भी क्लोथिंग है, उस ब्रांड की अगर कुछ वैल्यू है, तो वो आपको एक तरीके से, अगर वो यूवेंटस से इतनी लिंक्ड है तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा अलॉन्ग विद द प्लेयर। इसी के साथ प्लेयर्स की अगर जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज अगर वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, तो क्लब्स को वो वैल्यू भी कंसिडर करनी पड़ेगी बिफोर डिसाइडिंग ऑन द फाइनल ट्रांसफर फी। एंड द बक डजंट स्टॉप हियर गाइस, बात खत्म ही नहीं हुई अभी, यहाँ पे आपको एजेंट फीस भी ऐड करनी पड़ेगी, जिसका परफेक्ट एग्जांपल था भाई पोग्बा का मूव 89 मिलियन का था, अपेरेंटली 89 मिलियन का था, हाँ था तो 89 मिलियन का, बट उसके अलावा 40 मिलियन भी
यूवेंटस ने मीनो रायोला को पैसे दिए थे, तो यूवेंटस को कायदे में प्रॉफिट 49 मिलियन का ही हुआ था ऑन सेलिंग पॉल पॉगबा टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यहाँ पे सिर्फ 2 क्लब्स नहीं इन्वॉल्व होते। आप सोचो कि भाई एक पेरेंट क्लब है और एक बाइंग क्लब है, बस यही 2 क्लब्स होते हैं। यहाँ पे और भी क्लब्स होते हैं, क्योंकि एक क्लॉज होता है, एक सेलिंग ऑन परसेंटेज क्लॉज होता है। तो बेसिकली अगर कोई छोटा क्लब, ये बहुत छोटे क्लब्स करते हैं, जिससे वो एक तरीके से अपने एकेडमी प्रोड्यूस प्लेयर को या अपने प्रोड्यूस प्लेयर, अपने टैलेंटेड प्लेयर के बाद में जो उसकी प्रॉफिट होता है दूसरे क्लब को, उस पे से एक शेयर ले पाए। जैसे डार्विन न्यूनेस को अभी बेंफिका ने बेचा था लिवरपूल को, बट डार्विन न्यूनेस को जो पिछला क्लब था बेंफिका से पहले, एल्मेरा, स्पेनिश क्लब है। जब एल्मेरा ने डार्विन न्यूनेस को बेंफिका बेचा था तो उनकी 20% के अराउंड सेल ऑन क्लॉज था। तो बेसिकली जब बेंफिका ने जो 100 मिलियन में बेचा है, 80 मिलियन में बेचा है जो डार्विन न्यूनेस को, उसमें से 16 मिलियन विल गो टू एल्मेरा। तो ये भी फैक्टर इन करता है, क्योंकि कभी कभार आप सोचोगे भाई 80 मिलियन सीधे प्रॉफिट हो गया बेंफिका को, नहीं, इनको जो सेल एंड क्लॉज देना पड़ेगा, इसकी वजह से कभी कभार प्राइस इंक्रीज हो जाता है प्लेयर्स का। एंड फाइनल चीज भाई अगर मैं कहना चाहूं तो प्लेयर्स, आप सोच रहे होगे इसमें यार, इसमें तो क्लब्स के बीच में इतनी चीजें 10 तरह के नेगोशिएशन इन्वॉल्व है, इसमें प्लेयर का भी कुछ रोल होता है या नहीं? तो आप लोग आजकल नोटिस कर रहे होगे, हमने वीडियो भी बनाया था कि फ्री एजेंट्स काफी बढ़ रहे हैं आजकल ट्रांसफर मार्केट में। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो वैल्यूज है प्लेयर की वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है, जिसकी वजह से काफी क्लब्स आर नॉट एबल टू बाय द प्लेयर व्हेन दे वांट। आप डेक्लन राइस का एग्जांपल ले लो। डेक्लन राइस को 1-2 साल से वो छोड़ के जाना चाहता है सिटी। इवन ग्रिलिश वांटेड टू लीव एस्टन विला 1 साल अर्लियर, जब वो मैनचेस्टर सिटी को इवेंचुअली बिका था, बट वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसी ट्रांसफर फी लगा दी थी कि वो अनस्टंट कुछ भी पैसे मांग रहे थे, एंड जब प्लेयर क्लब विच वांटेड टू बाय देम, वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, इन दिस केस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो प्लेयर्स क्या कर रहे हैं आजकल कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रन डाउन कर रहे हैं। पॉगबा के साथ हुआ, उस्मान डेम्बेले के साथ हो रहा है अभी, कितने हाई प्रोफाइल प्लेयर्स, एम्बापे के साथ ऑलमोस्ट हो गया था, सॉरी मैड्रिड फैंस। तो आपको दिख रहा है कि प्लेयर्स धीरे धीरे कंट्रोल को चाहते हैं कि भाई हमें भी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो, हम जिस क्लब में जाना चाहते हैं, जब जाना चाहते हैं, थोड़ा जा पाए। इसलिए दे आर प्रेफरिंग टू नॉट साइन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सी आउट कर रहे हैं। तो ये था भाई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ शॉर्ट्स, जिसमें ट्रांसफर वैल्यू को मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, एटलीस्ट एज मेनी एज आई कुड थिंक ऑफ, मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को क्या लगता है और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं क्या? और फैक्टर्स आ सकते हैं? और आपका क्या ओपिनियन है कि प्लेयर की वैल्यू किस बेसिस पे जज होनी चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद आते हैं तो मेक श्योर भाई आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, एंड कीप वॉचिंग द संडे लीग पंडिट्स। बाय बाय।